नमस्कार दोस्तों, जी तबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप वाली सीरीज में जिसमें हम भारतीय मानचित्र पढ़ रहे हैं और राज्यवार उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो हमारा है इस सीरीज में उत्तराखंड राज्य है। तो आज का जो हमारा राज्य है वो है उत्तराखंड यूके। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसकी जो है पॉलिटिकली जो सिचुएशन यानी कि इसका जो राजनीतिक मैप और भौगोलिक मैप भी देखेंगे और यहाँ इस राज्य से संबंधित जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहले इसको भारत के जो पॉलिटिकली मैप है उसमें देख लेते हैं। तो हम पाएंगे कि जो हमारा उत्तराखंड है यूके जो यहाँ पे है उत्तराखंड, और इसको पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। और ये 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। किसे? यूपी उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और इसकी जो वर्तमान में राजधानी है वो देहरादून है, हम कह सकते हैं कैपिटल है जो देहरादून में है। और इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क है, इसमें नेशनल पार्क कहा जाता है, वो भी है और सबसे बड़ा तो हम कह सकते हैं। तो भारत का पहला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और अब हम देख रहे हैं उत्तराखंड को जो यानी कि सीमा किस किस राज्यों से लगती है। तो बाद में देखेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लगेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो अलग हुआ था। फिर यहाँ देख लेंगे थोड़ी सी हरियाणा की लगती है और फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश की। तो तीन जो राज्यों की सीमा लगती है और यहाँ नेपाल और चीन से इसके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाता है। और फिर हम देखते हैं इसमें तो इसको भौगोलिक रूप से मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, गढ़वाल और कुमाऊँ जो है भाग में इनके भौगोलिक रूप से अगर हम देखेंगे तो वो दो भागों में बटा हुआ रहेगा हमारा उत्तराखंड। तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, जैसे कि हमारे यहाँ क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम याद रख सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है जो यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। और एक होता है नेशनल पार्क और एक जो जैसे चिड़ियाघर, उस दोनों में अंतर होता है। एनपी लिख सकते हैं नेशनल पार्क, ठीक है, एक जू चिड़ियाघर, तो इसमें फ़र्क होता है। इसमें क्या है कि मतलब प्राकृतिक रूप से ही रखा जाता है जीव जंतु जानवरों को, जैसे रणथंभौर है वहाँ टाइगर मतलब घूमेंगे और लोग हैं जो बंद गाड़ियों में जाके उनको देखेंगे। और ये मतलब लोगों के लिए पर्यटन के लिए इसलिए बनाया गया, उनके लिए थोड़ी बहुत जैसे इनकम होती है, राजस्व होता है। तो जो पशु पक्षी हैं उनके लिए क्या है, खाने की पीने की व्यवस्था या उनके रहने की आवास की व्यवस्था की जा सकती है। उनको भोजन दिया जा सकता है, भले वो खुले में घूमते हो लेकिन खाना ना मिले तो उनको खाना दिया जा सकता है। उनकी व्यवस्था या उनके जो रखने के लिए जो खर्चा मतलब वे है उसको एक्सपेंडिचर को कम मतलब करने के लिए ये जो इनकम के रूप में वहाँ सफारी वगैरह उन लोगों को घुमाया जाता है, दिखाया जाता है, पर्यटन करवाया जाता है। और वहाँ से जो इनकम होती है वो जानवरों के डेवलपमेंट में लगाई जाती है, उस पार्क के डेवलपमेंट पर ही लगाई जाती है। तो ये हो गया नेशनल पार्क। और जू में चिड़ियाघर में क्या है कि वहाँ पक्षी जब बंधे रहते हैं, पक्षी पशु है जो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं और लोग हैं वहाँ घूमते रहते हैं। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ क्या होते हैं, लोग गाड़ियों में बंद होकर जाते हैं घूमने देखने के लिए और जीव जंतु हैं वो आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो ये मुख्यतः इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि चिड़ियाघर और नेशनल पार्क या राष्ट्रीय जो पार्क है उसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये अंतर बता सकते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था अभी हमने कि उत्तराखंड को है दो भागों में बांट रखा है। एक ऊपर वाला भाग है गढ़वाल है और नीचे वाला है जो इसको कुमायूं कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे भारत के मतलब यानी कि जो सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है हमारा वो परमवीर चक्र जो दिया जाता है। तो ये मतलब किसी की शहादत को या मरणोपरांत किसी वीर या हम कह सकते हैं कि सेनाधिकारी की जो है पराक्रम के लिए दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि वो जो सम्मान है मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। मेजर हम कह सकते हैं सोमनाथ शर्मा। तो ये भी उत्तराखंड से ही थे। और जो कहते हैं ना कुमाऊं रेजिमेंट थी या उसको हम कह सकते हैं, तो कुमाऊं रेजिमेंट के एक मेजर थे। और ये तो कहते हैं कि लड़ाई करने के दौरान इनका एक हाथ कट गया था, यानी कि मतलब यानी कि हाथ कट गया था। फिर भी ये क्या है कि उस समय यानी कि जब युद्ध हुआ करते थे तो उस समय इतनी जो अत्याधुनिक जो हमारी ये मतलब नहीं हुआ करती थी राइफल्स वगैरह या जो गोली उसमें लगती थी बुलेट वगैरह। तो उनको क्या है कि पहले पूरी उसमें फिल करनी पड़ती भरनी पड़ती थी, हेल्प करनी पड़ती। एक सैनिक है जो मतलब ये गोली बारूद सब लेके चलता था और दूसरी जो राइफल में उसमें डालता था। और दूसरे मतलब एक जो सैनिक है वो या हम कह सकते हैं ये तो मेजर थे, मेजर कैप्टन जो भी थे, वो क्या बंदूक चलाता था। तो ये इनके हाथ कट जाने के बाद भी ये सेना में अपनी जो कहते हैं कि सेवा दे ही रहे थे। और ये लोगों के जो राइफल में यानी कि वो बुलेट डालने का ये काम करते थे एक तरीके से साथ में। लेकिन इनको इतनी बहादुरी और साहस थी कि भाई युद्ध करने के दौरान ही इनकी गोली भी लग गई थी। कहते हैं कि रॉकेट आया और मतलब गोला और इनके सीने में फट गया था। और उसके बाद भी इन्होंने जो अपनी बंदूक थी मतलब एक हाथ में तो इनके शायद वो
हाथ कटा हुआ था, ये मतलब थोड़ा था, लेकिन दूसरे हाथ में इन्होंने बंदूक पकड़ी रही थी। लोग कहते हैं कि वो ये मतलब शहीद हो गए थे, फिर भी मतलब सांस निकल गई इनकी, फिर भी वो बंदूक जो अंगुलियाँ थी उस बंदूक को इतने जकड़े हुए मतलब पकड़ी हुई थी। तो इतना इनमें कहते हैं ना साहस पराक्रम था, और मरते दम तक ये वो कहते हैं ना दुश्मनों से लोहा लेते रहे। इसीलिए इनको है जो भारत के सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि जो शौर्य सम्मान है हमारा परमवीर चक्र, उसे नवाजा गया था। तो ये प्रथम जो परमवीर चक्र जीतने वाले भी थे सोमनाथ शर्मा। तो ये कुमाऊँ रेजिमेंट के थे, क्योंकि वही पहाड़ी क्षेत्र की जानकारी पूरी रखते हैं। क्योंकि मान लीजिए बीएसएफ में है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये राजस्थान एरिया वाला, राजस्थान का एरिया, या फिर हम कह सकते हैं बंगाल का हमारा जो एरिया है पश्चिम बंगाल वाला, वहाँ बीएसएफ शायद काम कर सकती है। लेकिन उसको अगर कुमाऊँ रेजिमेंट यहाँ भेज दिया जाए, या कुमाऊँ गढ़वाल वाला क्षेत्र यहाँ पहाड़ी इलाकों में, तो शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हुई। हालांकि उनको कितनी भी ट्रेनिंग दे दो फिर भी, क्योंकि ये यहाँ के लोकल एरिया से वाकिफ़ होते हैं, इनको बहुत जानकारी होती है यहाँ की किस प्रकार कहाँ से हमने जो हम देखो यहाँ लिम्पियाथुरा वगैरह हमारे जो विवादित स्थल भी यहाँ है, चीन और नेपाल हमारे बॉर्डर पे। तो यहाँ उनको पूरी बॉर्डर के साथ साथ जो है पहाड़ी इलाकों की जलवायु की भी पूरी जानकारी होती है, किस प्रकार के जीव जंतु होते हैं, किस प्रकार से युद्ध या जो है हमारी जो डिफेंस जो सिस्टम होना चाहिए एक तरह के रक्षा मतलब कहते हैं ना तंत्र, उसके बारे में इनको काफ़ी जानकारी होती है। तो ये हमने थोड़ा देख लिया कुमाऊँ रेजिमेंट के बारे में और ये कुमाऊँ क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी विवादित जो जगह है उसके साथ ही हम देखते हैं, ये है हमारे इसका उत्तराखंड का मैप है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पहले कुछ दर्रे वगैरह, और क्योंकि दर्रे बहुत सरसम है, तो अभी हम देखेंगे लुम्पियाथुरा या हमारा काला पानी विवाद है, ये यहाँ पे है उत्तराखंड के, ये जो भाग है यहाँ नेपाल में। और अभी चीन, नेपाल भी कह रहा था, चीन की भाषा बोल रहा था कि लुम्पियाथुरा और काला पानी विवाद है जो हमारा है। तो ये माँ काली नदी को लेकर के, माँ काली नदी से जो जहाँ जिसका उत्पन्न होता है मतलब उद्गम होता है, वहाँ तक का पूरा भाग नेपाल का। लेकिन अभी शायद ये भी समझ गए हैं कि किसका भाग है किसका नहीं है, तो इन्होंने जो है स्वीकार कर लिया है कि स्थिति जो यथा स्थिति वो ठीक है, शायद इन्होंने गलत बोल दिया था। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक तो था काला पानी, और दूसरा था लिम्पियाथुरा, और तीसरा हमारे लिपुलेख दर्रा। तीन जो मुद्दे थे, ये उत्तराखंड और हमारे जो नेपाल के साथ सीमा लगती है यहाँ पे थे। तो लिपुलेख, एक तो लिपुलेख दर्रा हो गया यहाँ पे, मतलब हम ये कह सकते हैं लिपुलेख, एक तो लिपुलेख दर्रा हो गया यहाँ पे भारत और चीन के बीच में, या नेपाल और नहीं सॉरी उत्तराखंड और नेपाल और इसके चीन के बीच में। और दूसरा हमारे हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ हम कह सकते हैं धर्मा दर्रा। तो कौन सा धर्मा दर्रा, लिपुलेख, धर्मा, और यहाँ पे नीति पास यानी कि नीति दर्रा, और यहाँ पे है हमारे हिमाचल में जाने के लिए जो है माना दर्रा। तो नीति, ये चार दर्रे हैं हमारे यहाँ, कह सकते हैं हम लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना दर्रा। तो उत्तराखंड के कितने चार दर्रे हैं, उनको हम याद रख सकते हैं। और नैनीताल है यहाँ, मतलब यानी कि एक उत्तराखंड में पर्यटन स्थल है। तो वहाँ पे एक बांध बना हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं है रामगंगा नदी के किनारे। तो यहाँ जो नैनीताल पार्क बना हुआ है, और ये कह सकते हैं नैनीताल जो बांध बना हुआ है वो जो रामगंगा नदी पे बना हुआ है, और यहाँ जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क स्थित है। और नैनीताल में ही है जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का है वो मुख्यालय हम कह सकते हैं, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, तो इसका यहाँ मुख्यालय भी है। फिर यहाँ रानीखेत है, काठगोदाम है, ये सब जगह हैं यहाँ पे उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो। और शिवालिक की पहाड़ियाँ मतलब यानी कि जो है वो उत्तराखंड में स्थित है हमारी, जो हम कह सकते हैं कि हिमालय के, जो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, ट्रांस हिमालय के बाद में हम जैसे ये मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं, और उसकी जो चोटियाँ हैं वो हम ज्योग्राफी वाले मैप में भी देखेंगे उत्तराखंड के। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के मैप में हम यहाँ देख सकते हैं उत्तरकाशी जिला है ऊपर सबसे, ये यहाँ पे उत्तरकाशी से गंगा नदी निकलती है हमारे, मतलब भागीरथी नदी है जो वो गौमूत्र से, मतलब यानी कि ये कह सकते हैं गौमुख जो है वहाँ से गंगोत्री से ये जो है रुद्रप्रयाग हो गया। ये फिर चमोली जिला हो गया, चमोली से आपको पता सिपको आंदोलन शुरू हुआ था, और हाल ही में बहुत सरसा में भी है। और यह पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में ही यहाँ लुम्पियाथुरा ये जो जगह स्थित है, यहाँ पे जो पूरा विवाद हुआ था काला पानी वाला, ये क्षेत्र हैं जो सरसा में थे। और फिर अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। तो अल्मोड़ा में आपको पता है ज़्यादातर शूटिंग होती है मतलब फिल्मों की, या बहुत ही यहाँ सुरनी जो कि सुनहरी घाटियाँ हैं, गोल्डन जो वैलीज हैं वहाँ पे शानदार बहुत बड़े गार्डन बने हुए हैं। यहाँ ज़्यादा मतलब ठंड भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा पर्वत मतलब मैदान वगैरह हैं। तो उसमें हम क्या है कि लोग आराम से दून जिसे हम कहते हैं ना, मतलब एकदम ऐसी घाटियाँ जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह हो सकती हैं। और फिर ये नैनीताल हमने यहाँ देखा था अभी,
तो नैनीताल में क्या है जो है उत्तराखंड मत का हाई कोर्ट है, वो उसका मुख्यालय है यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये हम कह सकते हैं, जो का है नैनीताल में है। और उसके बाद हैं जैसे कुछ जगह और हैं, हम रानीखेत कह सकते हैं, राजस्थान से एक ट्रेन चलती है रानीखेत, मतलब यानी कि उत्तराखंड वो रानीखेत जाती है। फिर काठगोदाम है, वो भी राजस्थान से एक ट्रेन जाती है तो उत्तराखंड के लिए। और ये टूरिज्म कहते हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट है एक तरीके से, हिल जो टूरिज्म या जो पहाड़ी पर्यटन जैसे हम कहते हैं, उसके लिए भी बहुत फेमस है उत्तराखंड। और फिर यहाँ पे जैसे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, ये विभिन्न प्रकार के जो यहाँ हिमनद हैं, और वहाँ से जो विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं हमारे। और ये उत्तरकाशी ज़िले में जहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो हमारे, ये कह सकते हैं एक तरीके से जो इन नदियों से गंगा मतलब नदियाँ निकलती हैं। ये देहरादून है उत्तराखंड की, यहाँ कैपिटल है देहरादून। और हरिद्वार आपको सबको पता है धार्मिक पैलेस के रूप में। और यहाँ टिहरी गढ़वाल हैं, और यहाँ पूरी गढ़वाल हैं। ये उत्तरकाशी है जो ऊपर सबसे ऊपर जिला है एक तरीके से हम कह सकते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे उत्तराखंड के जैसे केदारनाथ की बात आती है, तो केदारनाथ में आपको पता है 2013 में वो जो आपदा आई थी एक तरीके से, तो केदारनाथ को उसको कौन भूल सकता है। और आपने देखा होगा कि वहाँ मंदिर बस गया था और बाकी सब लोग चले गए थे, इसकी क्या खासियत है। देखो मंदिर इस प्रकार बनाया हुआ था, यहाँ एक बड़ी चट्टान थी, पत्थर डाला हुआ था बहुत बड़ा, और उसके बाद यहाँ जो मंदिर ये ऐसे हमारे बनाया हुआ था, जो इनका भगवान शंकर का हम कह सकते हैं केदारनाथ में। तो आपको पता है कि जैसे ही पहाड़ टूट गया या पानी आया तो यहाँ से चला गया, ये पत्थर इतना बड़ा ऊपर रखा हुआ था एक तरीके से चट्टान, जिसकी वजह से पानी यहाँ नहीं आया और मंदिर पूरा बस गया था। लेकिन आसपास में पूरी तरीके से क्या है, सब कुछ तबाह हो गया है। चमोली में सिपको जो आंदोलन चला था वो अभी हमारे सरसा में आजकल बहुत सरसा में भी है, क्योंकि उनके जो हम कह सकते हैं कि सिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया, इस वजह से भी ये सरसा में। और आगे हम देखते हैं फूलों की घाटी उदयपुर में, सॉरी राजस्थान में कहा जाता है उदयपुर मतलब फूलों की घाटी, तो यहाँ उत्तराखंड में है। भारत के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे है जो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ टिहरी जो अभी आया था गढ़वाल, ये तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसको नई टिहरी भी कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पुरानी टिहरी थी। और पुरानी टिहरी का मतलब ये था कि यहाँ जैसे तो ये इधर भी पहाड़ी है एक तरीके से, इधर भी पहाड़ी है। अब इन पहाड़ियों के बीच में यहाँ एक छोटा सा गांव मतलब शहर बसा हुआ था, जिसे टिहरी कहा जाता था। फिर सरकार को ये लगा कि भैया टिहरी कब पानी बरसा सकता है यहाँ पर, तो इसको क्या किया जाए, यहाँ बांध बना लिया जाए। यहाँ बांध बना दिया और यहाँ से लोग थे उनको विस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया गया उनको, और ये पानी भर गया पूरा यहाँ पे। तो यहाँ ये क्या वो लगा के डायनामा लगा के, और यहाँ से जो है विद्युत उत्पादन का काम शुरू कर दिया, और ये टिहरी बांध पूरी तरीके पानी से भर गया। और टिहरी बांध के एक बैकअप बांध बना दिया, और टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और इसीलिए कहा जाता है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है। जबकि हिमाचल प्रदेश में या भाखड़ा नागल बांध है जो यानी कि हिमाचल प्रदेश में, उसकी ऊंचाई है 225 मीटर। लेकिन ये क्या है, गुरुत्वीय बांध अगर कहें ना, गुरुत्वीय क्षमता इसकी अधिक है, तो गुरुत्वीय बांध है वो तो ये है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है 255 मीटर भाखड़ा नागल। और सबसे ऊंचा यानी कि वो कहते हैं पृथ्वी पर बने हुए पिलर की उसकी हिसाब से देखा जाए, अर्थ पिलर के हिसाब से सबसे बड़ा बांध है जो टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पे बना हुआ है, और 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप देखेंगे कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर है। यानी कि पतला आदमी होता है वो हमेशा हाइट में ज़्यादा मतलब लंबा दिखाई देता है। अगर आदमी मोटा होता है तो वो ज़्यादा लंबा होने के बाद भी क्या थोड़ा मतलब कम दिखाई देता है, यानी कि वो दिखता है कि हाँ ठीक है कि उतना हाइट में नहीं दिखता है। और फिर हमने देखा कि यहाँ भागीरथी नदी का पानी आता है टिहरी बांध में, तो यहाँ एक क्या इस शहर को ऊपर उठा के यहाँ नया जो नई टिहरी बना दिया, इसलिए नई टिहरी जो है वो टिहरी गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ कोटेश्वर बांध बनाया हुआ है कि अगर इस पानी का टिहरी बांध फूट जाए टूट जाए तो इससे पहले यहाँ एक बैकअप जो है बांध बना लिया गया है, इसे कोटेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है, और ये भागीरथी नदी पर है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ जैसे देहरादून है, तो देहरादून में क्या है कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो लेफ्टिनेंट बनते हैं NDA CDS की वजह से मतलब नहीं सेलेक्ट हो गए, तो उनको है जो यहाँ रखा जाता है किसमें, देहरादून में। देहरादून साथ ही क्या है कैपिटल है किसकी, उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो ये और जैली ग्रांट जो एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वो भी जो देहरादून का एयरपोर्ट एक अलग ही नाम है इसका, जैली ग्रांट जो हम कह सकते हैं एयरपोर्ट है, उसके नाम से जाना जाता है। तो ये भी हम याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मसूरी, यहाँ क्योंकि घाटियाँ बहुत फेमस है, तो मसूरी
और मसूरी में आपको पता है हम क्या कह सकते हैं, मसूरी। और मसूरी में क्या है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, प्रशासनिक अकादमी उसका है, तो लबासना जिसको कहा जाता है वो स्थित है। यहाँ क्या निकलते हैं, आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है, ओटीएस ट्रेनिंग एकेडमी है, तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उन सब के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग। हालांकि आईपीएस है उनको हैदराबाद में दी जाती है, सबकी अलग अलग, लेकिन यहाँ आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वो पहाड़ियों में यहाँ मतलब दी जाती है इनको। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक रूप से हम उत्तराखंड को देखते हैं तो ये निम्न जानकारी यहाँ से मिलती है। अब हम थोड़ा नदियों के बारे में देख लेते हैं और नदियों के बारे में ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको एक मैप के हिसाब से देखेंगे कि सबसे पहले हम इस प्रकार देखेंगे इसको कि उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं ये सतोपथ जो है हिमनद है, क्या है सतोपथ, इससे दो नदियाँ निकलती है। एक तो यहाँ बद्रीनाथ मतलब सतोपथ पूरा हिमनद है, तो इसके एक भाग यहाँ बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ से निकलती है धौली गंगा, कौन सी, धौली गंगा। और दूसरी तरफ निकलती है यहाँ से और वो निकलती है विष्णु गंगा। तो शुरुआत में कौन सी कितनी नदियाँ, धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती, और ये दोनों यहाँ आके मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग। अब है कि भाई ये प्रयाग का नाम किस हिसाब से, कौन सी नदी के हिसाब से होती है, दो नदियों के संगम को प्रयाग तो कहा जा सकता है, लेकिन किस आधार पे, तो भौगोलिक रूप से ये एक मानक है कि जो नदी गहरी ज़्यादा होती है संगम स्थान पे उसके आधार पर जो है संगम या प्रयाग का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है विष्णु प्रयाग यानी कि विष्णु गंगा है जो गहरी नदी है, इसलिए इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर इसको जैसे अलग यहाँ आने के बाद इसका नाम हो जाता है अलकनंदा, अलकनंदा इसका नाम हो जाता है। जबकि है तो ये क्या मतलब यानी कि आई तो ऊपर से और यहाँ प्रयाग बना दिया विष्णु प्रयाग इस नदी ने, और ये बन गई अलकनंदा। अब इसका क्या नाम हो गया, अलकनंदा हो गया। और इसी के साइड में आके क्या मिल जाती है, पिंडार। और पिंडार जब इसमें आके मिलती है तो इसको जो है कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो जब इसमें आके पिंडार एक सहायक नदी आके मिलती है तो कर्ण प्रयाग नाम से जाना जाता है। हालांकि अलकनंदा आ रही है पिंडार, अब ये नहीं कह सकते हैं कि इसको मतलब यानी कि आपने कर्ण प्रयाग क्यों कहा, मतलब एक वहाँ की कुछ न कुछ विशेषता रही उसकी वजह से इसका नाम कर्ण प्रयाग रख दिया गया। फिर आपने देखा होगा कि यह पिंडार की थोड़ी सी नीचे ये अब नदियाँ चल, इसकी में अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे इस मैप में तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस प्रकार जो हमारी नदी है, ये सबसे अलकनंदा, ये जो देखिए नदी आप यहाँ आ रही है और यहाँ आके ये गंगा बन जाती है, तो ये धौली गंगा के रूप से यहाँ से निकलती है और ये यहाँ पे अलकनंदा इसमें आके मिल जाती है और फिर ये पिंडार आके मिलती है यहाँ पे, और पिंडार आके मिल जाती है तब आपको पता है कि यहाँ कर्ण प्रयाग का है जो ये दो नदी आके मिल गई यहाँ पे धौली गंगा और यहाँ आगे जाती है, तो यहाँ बन जाता है हमारे एक तरीके से जो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद ये अलकनंदा हो जाती है और आगे जाती है पिंडार में मिल जाती है, तो यहाँ कर्ण प्रयाग हो जाता है। कर्ण प्रयाग से आगे ये जाएगी तो यहाँ मंदाकिनी आके मिल रही है, देखिए तो मंदाकिनी आके यहाँ मिल जाती है, यहाँ कौन सा प्रयाग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी आके मिल गई तो हो गया रुद्रप्रयाग। फिर क्या है कि इसमें ये अलकनंदा आगे जा रही है और यहाँ इसमें आगे मिल जाती है भागीरथी और फिर ये गंगा बन जाती है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इधर की साइड से भी एक नदी आके मिल जाती है इसमें, तो वो है मतलब यानी कि नंदाकिनी है और नंद प्रयाग के नाम से जाना। ये छोटी नदी है इसलिए इसको अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलती है तो इसको नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ से भागीरथी आती है और भागीरथी आगे अलकनंदा में मिल जाती है तो इसको देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको देखा होगा कि ये बिलांगला एक नदी है, ये बिलांगला नदी एक छोटी सी नदी है, वो आके जो गंगा में मिल जाती है। तो इसको और ये जहाँ आके मिलती है यहीं टिहरी बांध स्थित है, जो हमने अभी देखा था भागीरथी नदी पे स्थित है। तो ये टिहरी बांध है जो यहाँ पे स्थित है और इसकी जो गहराई हम क्या ऊंचाई के हिसाब से भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये जो भागीरथी नदी है ये यहाँ से एक उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड के हैं ऋषिकेश मतलब यानी कि उत्तरकाशी जिले से निकलती है और इस प्रकार ये आके यहाँ पे गंगा का निर्माण करती है। तो गंगा निर्मित हुई है, न कि गंगा का उद्गम हुआ। उद्गम तो भागीरथी का हुआ
और फिर ये आके आगे ये गंगा बन जाती है और हरिद्वार में आके ये जो गंगा जो मतलब पहाड़ों को त्याग करके मैदान में उतरती है। तो यहाँ तक जो गंगा घूमती है मतलब चलती है तो पहाड़ों पर चलती है, इसलिए गंगा का पानी बहुत साफ रहता है, इसलिए कहा जाता है गंगा का पानी बहुत साफ रहता है हरिद्वार तक। और हरिद्वार में आने के बाद आपको पता है कि उसमें जो है अस्थि विसर्जन करके जो है तो गंगा को मतलब गंदी की जा सकती है, राम गई गंगा मैली। फिर हम देखते हैं कि चार जो हमारे कुंभ होते हैं अलग अलग, जैसे एक हरिद्वार में होता है, दूसरा है हमारे जो इलाहाबाद प्रयाग, जिसको हम नाम प्रयाग हो गए तो प्रयाग कह सकते हैं, दूसरा उज्जैन में मध्य प्रदेश में होता है, चौथा नासिक में। तो ये चार हमारे जो है कुंभ के जो मेले भी होते हैं, कुंभ भी होते हैं। इस प्रकार हम जो है ये इनको ध्यान में रख सकते हैं। खास करके तो उदयपुर की सॉरी उत्तराखंड की जो जानकारी है देखो, क्योंकि कहीं के राजस्थान को है जो है मतलब यानी कि उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो क्योंकि फूलों की घाटी हमारे उत्तर प्रदेश में राजस्थान में भी एक जो है वन्य जीव अभयारण्य है, तो उस वजह से जो उत्तराखंड को पढ़ते हैं तो राजस्थान कहीं के उदयपुर है जो वो टाउन में आ ही जाता है। अब हम भौगोलिक रूप से देखते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तराखंड के अंदर ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे इनकी जो बड़ी बड़ी चोटियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे बंदरपूंछ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कामेत है, फिर यहाँ पे जो नंदा देवी है, तो ये अलग अलग इसकी चोटियाँ हैं यहाँ पे। और जो हम शिवालिक पहाड़ी उत्तराखंड से निकलती है उसमें ये चोटियाँ हो जाएगी, और जो है यहाँ की मतलब भौगोलिक रूप से पर्वतीय श्रेणियों के रूप में जो इम्पोर्टेंस इनकी इम्पोर्टेंस रहती है, यही इनकी तो सर्वोच्च सबसे ऊँची चोटी जो है बंदरपूंछ हो गई, उसके बाद जो कामेत हो गई, और फिर यहाँ पे जो नंदा देवी हो गई। तो आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, तो उसकी जो भौगोलिक और राजनीतिक जो की जानकारी थी उसको जानने की और समझने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ज़रूर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।